वेरिएबल और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा करंट फॉर्मेशन। भाई फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखो, जो डेवलप के एलिमेंट्स हमारे पास हैं, उनमें दो तरह के एलिमेंट्स हमारे पास हैं। कुछ एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर करते हैं और कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर करते हैं। देखिए, किसी भी एलिमेंट्स की जो मैग्नेटिक बिहेवियर होती है वो डिपेंड करती है उसके मैग्नेटिक बिहेवियर, जो डिपेंड करती है वो उसके इलेक्ट्रॉन स्पिन के ऊपर डिपेंड करती है। हम जो एटम स्टडी करते हैं भाई, न्यूक्लियस हम लोगों के पास है और ये इसमें इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों के पास अवेलेबल है, अराउंड द न्यूक्लियस जब भी मूवमेंट करेगा तो बेटा हम लोग इसे बोलते हैं ऑर्बिट मोशन। ऑर्बिट मोशन हम लोग इसे बोलते हैं। एक सेकेंडरी ऑप्शन हम लोगों ने पढ़ा क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स में। इस तरह से भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन को हम लोगों ने स्टडी किया है, इस टाइप से। मैंने बताया ये एक्सियल टाइप का मोशन है, ये एक्सियल टाइप का मोशन है। और देखिए, एक्सियल टाइप का जो मोशन होता है उसमें स्पिन पॉसिबिलिटी +½ होती है और -½ होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है हम लोगों के लिए कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं क्या वो मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेंगे। तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स मेटल हैं और मेटल होने की वजह से उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो अवेलेबल है। दूसरी बात आपको बतानी है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं उनमें कुछ एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, कुछ एलिमेंट्स डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। अब क्वेश्चन मार्क है कि इनका मैग्नेटिक बिहेवियर होता क्यों है। तो देखिए, कंफर्मेशन की गई, जो आपके पास एटम है ना, उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर टाइप का मोशन करता है। और जब इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर टाइप का मोशन करता है तो ऐसी कंडीशन में उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट मोशन। ऑर्बिट मोशन हम लोग उसे बोलते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि जो ऑर्बिट मोशन है वो कभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है। किसी भी एलिमेंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कभी भी ऑर्बिट मोशन पर डिपेंड नहीं करती है। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है किसी भी एलिमेंट्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो ऑलवेज उसके एक्सियल मोशन पर डिपेंड करती है। अब भाई क्वेश्चन ये कि एक्सियल मोशन पर डिपेंड कैसे करेगी। तो एक्सियल मोशन पर डिपेंड ऐसे करती है, अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट करने से क्या होगा, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव हो जाएगा, V0 बढ़ जाएगा। यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो जितना मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट हुआ था उतना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है जो क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके पास मूवमेंट कर रहे हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से क्या होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से एक तो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, जितना पहले वाला क्लॉकवाइज जाके जनरेट करेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है वो कैंसिल आउट लगा देगा उसके लिए। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हो जाएगा। जिनमें ये प्रॉपर्टी होगी वो सभी मैग्नेट के कांटेक्ट में आने के बाद
ऑलवेज डायमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेंगे। अब क्वेश्चन मार्क है कि कब हो सकता है भाई, दो ही कंडीशन में हो सकता है। अगर आपके पास डी ऑर्बिटल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड हैं, तो 5 क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज जाएंगे और 5 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, या फिर आपके पास डी में कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। दूसरी कंडीशन ये बोली गई, अगर आपके पास किसी ऑर्बिटल्स के अंदर, डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ठीक है भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, और जैसे ही बी नॉट की वैल्यू इंक्रीज होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, तो बी नॉट के इंक्रीज होने के बाद क्या होता है, ऐसे सबस्टेंस मैग्नेट के कांटेक्ट में आने के बाद अट्रैक्शन को शो करते हैं, और जो सबस्टेंस मैग्नेट के कांटेक्ट में आने के बाद अट्रैक्शन को शो करते हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। तो इसका मीन्स क्या हो गया, इसका मीन्स ये हो गया कि हमारे पास दो तरह के सबस्टेंस हो सकते हैं। एक तो ऐसे सबस्टेंस हो सकते हैं जिनके पास D10 और D0 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिनके पास D10 और D0 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उनमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कभी भी नहीं होगा और ना ही उनमें डिक्रीज होगा, जीरो होगा चेंज। जिनमें जीरो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा बेटे, वो ना तो कॉन्टैक्ट, जैसे क्या होगा मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट पे वो सबस्टेंस जब आएंगे तो क्या करेंगे, रिपल्सन शो करेंगे, और ऐसे सबस्टेंस को लगाएंगे हम लोग डायमैग्नेटिक कैटेगरी में। कभी कभी क्या होगा, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जब हम लोगों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने की स्थिति में क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे ही आते हैं तो उनका जो स्पिन होता है क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता है, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन शो करने लगेंगे, पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी आयन के लिए, किसी भी एटम के लिए पैरामैग्नेटिक होने के लिए उसके पास डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का होना जरूरी है। जब तक उसके पास डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होंगे तब तक उसका बिहेवियर कभी भी पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। इट्स मीन वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट में आने के बाद अट्रैक्शन को शो नहीं करेगा। देखिए भाई, दूसरी बात क्या है, जिनके पास डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है या D10 है, इनमें क्या होगा, इनमें मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने की टेंडेंसी होगी, और जिनमें बी नॉट को जीरो करने की टेंडेंसी होगी, बेटा आपको ध्यान रखना है, वो जब भी कभी मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट में आएंगे तो डायमैग्नेटिक होंगे। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारा प्रैक्टिकल चल रहा होता है तो सर हमसे जो है जनरली पूछ लेते हैं, अगर आपको एक सैंपल दे दिया जाए तो उस सैंपल को आप कैसे पहचानेंगे प्रैक्टिकली कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है। जैसे कोई सैंपल सर ने दिया आपके लिए, और सर ने जो सैंपल आपको दिया उसको सर ने आपको बताया कि भाई प्रैक्टिकली पहचानना है आपके लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आता है, पेन इलेक्ट्रिक बैलेंस। इसमें यहाँ पर रीडिंग आती है इस टाइप से, और जो सैंपल होता है उसको हम लोग इससे कनेक्ट कर देते हैं बेटे, सैंपल के लिए जो भी चेक करने को हमें दिया गया है, सबसे पहले उसका हम लोग मैग्नेट के एब्सेंस में वेट करते हैं। जैसे ही आप इसका वेट मैग्नेट के एब्सेंस में करेंगे ना, तो जब किसी भी सबस्टेंस का वेट या किसी भी सैंपल का वेट हम लोग मैग्नेट के एब्सेंस में करते हैं तो बेटे से बोलते हैं स्विच हेड ऑफ वेट, स्विच हेड ऑफ वेट। अभी मैंने वेट किया इसका इलेक्ट्रिक बैलेंस से, तो हमारा 2.7 आ रहा है, लेकिन मैंने कहा अब आपको इसको वेट करना है मैग्नेट लगा के, और जैसे मैग्नेट लगा के आपने किया कि वेट जो है इसकी रीडिंग चेंज हो गई और 2.9 ग्राम हो गया। अगर किसी सबस्टेंस या किसी सैंपल का वेट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट करते हैं हम लोग, किसी भी सबस्टेंस या किसी मैग्नेट का वेट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट करते हैं हम लोग, तो आपको बताना है, इसे बोलते हैं स्विच हेड ऑन वेट, स्विच हेड ऑन वेट। अगर ऑफ वेट की कंपेयर में ऑन वेट ज्यादा आता है तो बेटे वेट सदैव अट्रैक्शन नहीं बढ़ता है, वेट सदैव अट्रैक्शन नहीं बढ़ता है। इसका मतलब क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक है सिंपल।
दूसरा सर ने बताया कि भाई 2.7 निकाला था बेट्स, सडनली क्या हुआ जब उसको चेक किया गया तो 2.5 आने लगा हेड ऑन बेट, कम हो गया और कम हो रहा ना बेट, तो इसका मीन्स क्या है, रिपल्सन में जा रहा है हम लोग, किसमें जा रहा है, तो डायमैग्नेटिक हो गया। तो प्रैक्टिकली सर ने जैसे ही बोला ना, सर बोलेंगे आपसे प्रैक्टिकली आप कैसे बताएंगे भाई इसके लिए, तो आपको बताना है सर एकदम सिंपल है, हेड ऑन और हेड ऑफ वेट करेंगे हम लोग। अगर हेड ऑन वेट बढ़ गया तो पैरामैग्नेटिक है और घट गया तो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। देखिए प्रैक्टिकली बात है, और हम थ्योरेटिकली इसको स्टडी करेंगे तो ध्यान रखेंगे जब भी किसी एटम में नंबर्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं ना, तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी बढ़ जाता है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे नंबर्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जैसे जैसे नंबर्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी बढ़ता जाएगा। और भाई जब उसका मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेगा ना, तो उसका मैग्नेटिक करैक्टर भी बढ़ेगा, और कौन सा बढ़ेगा, पैरामैग्नेटिक। एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं इसके लिए, देखो जब भी कभी आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना पड़ेगा तो लास्ट टाइम भी हम लोग पढ़ते हैं, इसके लिए म्यू इक्वल टू होता है रूट एन प्लस 2, म्यू इक्वल टू रूट एन प्लस 2। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए भाई जब हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट को निकालेंगे तो यहां पर जो एन होगा वो नंबर्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मीन्स क्या हो गया, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अब कब मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो आएगा, बताइए कब जीरो आएगा, राइट, जीरो आएगा D10 में और D0 में। D10 जिसके पास होगा उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होगा, और बेटा D0 जिसके पास होगा उसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होगा। तो D10 और D0 में क्या आएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो आएगा, और जिनमें मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो आएगा वो ऑलवेज डायमैग्नेटिक होंगे, और जिनका मैग्नेटिक मूवमेंट पॉजिटिव आएगा वो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक ही होंगे। अब सर क्या देंगे आपको, साइंस देंगे आपके लिए पहचानने के लिए, जैसे क्या है, जैसे हमारे पास लिखा हुआ Zn 30 डबल पॉजिटिव, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हमें फाइंड करना है। देखिए लास्ट में आएगा आपका 3D10 और 4s2, दो पॉजिटिव चार्ज भी लगा हुआ है इसके ऊपर भाई, दो पॉजिटिव चार्ज का मीन्स है 3D10 4s0। इसका मीन्स क्या हो गया, इसका मीन्स हो गया इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है तो ऐसी कंडीशन में म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, और म्यू इक्वल टू अगर जीरो हो गया तो पक्का कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। समझ आपको। अब समझे आपको बोला कि जैसे आपके पास लिखा हुआ है भाई इसके एंडियम ट्रिपल पॉजिटिव है 21, अगर हम लोग इसको चेक करते हैं ये हो जाएगा आपका 3D1 और 4s2, सारे इलेक्ट्रॉन गए, D के भी गए और S के भी गए, तीन इलेक्ट्रॉन। और ऐसा हो गया तो क्या हो गया बेटे, ये हो गया 3D0 4s0, यानी इस बार भी आपके पास D में कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। ऐसी कंडीशन में ये आपका क्या होगा, डायमैग्नेटिक। कैसा होगा, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जाएगा Cu पॉजिटिव और Cu डबल पॉजिटिव में किसका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होगा और किसका बिहेवियर डायमैग्नेटिक होगा। कॉन्फिगरेशन को जाते हैं पहले हम लोग भाई, Cu पॉजिटिव कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेटे 3D10 और 4s1 एक होगा, एक चला जाएगा इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा 4s0, कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक। इसमें चेक कर लेते हैं 3D10 9 रह जाएगा और 4s0,
एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसमें, और एक इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है आपके पास, तो कैसे करेंगे हम लोग? म्यू इक्वल टू करेंगे रूट वन प्लस टू, म्यू इक्वल टू हो जाएगा रूट 1.732 BM। BM इसका यूनिट है। बोहर मैग्नेट्रॉन हम लोग इसे कहते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, इस तरह से बताना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने पर उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंटम कितनी आएगी, 1.32 के आसपास आएगी बोहर मैग्नेट्रॉन में। इस वजह से कैसा होगा ये पैरामैग्नेटिक। समझिए आप लोग। जैसे तो भाई Mn हमारे पास है 25, Mn जो है 25 हमारे पास है। अब बहुत बार हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि टेबल में सबसे अधिक मैग्नेटिक मूवमेंट शो करने वाला कौन सा एलिमेंट है आपकी 3D सीरीज में? 25 है इसके अंदर। 25 का मीन्स क्या होगा बेटे? 25 का मीन्स हो गया 3d5 और 4s2। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3d5 4s0। इट्स मीन्स डी में कितना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है? 1 2 3 5 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है भाई आपके पास। 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट n प्लस 2। म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट 5 प्लस 2। म्यू इक्वल टू हो जाएगा रूट 35। ये हो जाएगा 5.9 BM। सबसे अधिक मैग्नेटिक मूवमेंट आपकी 3D सीरीज में Mn शो करेगा। कौन करेगा? Mn शो करेगा। तो आपसे पूछेंगे सर आपसे कितना मैग्नेटिक मूवमेंट हाईएस्ट आ सकता है? मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हाईएस्ट आ सकता है? तो आप बताएंगे सर 5.9 आ सकता है हाईएस्ट, इससे ज्यादा नहीं आएगा। सब पूछे क्यों आ सकता है, तो आप बताएंगे किसी भी डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर जो मैक्सिमम हो सकता है वो 5 ही हो सकता है। तो क्या होगा? SC से लेके Mn तक तो बढ़ेगा और Mn से Zn तक घटेगा। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास लिखा हुआ है Fe डबल पॉजिटिव, Fe डबल पॉजिटिव, इसे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे आप लोग बताओ? तो 26s में 4s2 और 3d6 तो इलेक्ट्रॉन चले गए इसके। तो 1 2 3 4 5 6 कितना अनपेयर्ड है? 4 अनपेयर्ड है। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट 4 प्लस 2 कितना हो गया? म्यू इक्वल टू 24 कितना हो जाएगा? 4.9 के अप्रॉक्स आ जाएगा, है ना? 4.9। तो इसका मीन्स क्या हो गया? जो आयन जितना अधिक मैग्नेटिक मूवमेंट शो करेंगे उनके पैरामैग्नेटिक होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जो आयन जितना कम मैग्नेटिक मूवमेंट शो करेंगे उनके डायमैग्नेटिक होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी D0 वाले तो और D10 वाले तो डायमैग्नेटिक होंगे ही सारे। बताइए आप कंफर्म है? तो इसमें से क्वेश्चन 2-3 नंबर का आएगा करने के लिए आपको। कनाडान में से आएगा, पूछा जाएगा, इसमें से पूछा जाएगा। अभी लास्ट में क्वेश्चन आया 3 मार्क्स में करने के लिए, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अच्छे कैटलिस्ट क्यों होते हैं? अच्छे कैटलिस्ट क्यों होते हैं? तो इसके बारे में आपको डिस्कस करके बताता हूँ थोड़ा सा ना। इसको तो पढ़ते बताओ आपको कंफर्म एकदम निकाल देंगे आप? तो बेटा आए नहीं आएंगे पेपर निकालने के लिए। फिर प्रॉपर्टी आपको डिस्कस करेंगे। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाएंगे। देखिए भाई, किसी भी अच्छे कैटलिस्ट में 3 प्रॉपर्टी का होना बहुत जरूरी है। पहला तो ये कैटलिस्ट होते क्या है?
आपने पढ़ा है सरफेस केमिस्ट्री में, जो सबस्टेंस किसी भी केमिकल प्रोसेस में ऐड करने के बाद उस रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीज कर दें या फिर डिक्रीज कर दें, उन्हें हम लोग बोलते हैं कैटालिस्ट। अभी बहुत सारी बातें कैटालिस्ट की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ के आए, लेकिन जितने भी कैटालिस्ट हम लोगों ने पढ़े वो सारे डेवलप के ही पढ़ते हैं हम लोग मोस्टली। जैसे क्या है, V2O5 हमने पढ़ाया आपको, किसने पढ़ाया था? ये पढ़ाया था H2SO4 में, आपको मैंने पढ़ाया था कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। CuCl2 पढ़ाया था मैंने आपको, याद है? डीकन प्रोसेस से क्लोरीन में। Fe पढ़ाया था आपको मैंने हेवर प्रोसेस से अमोनिया में। प्लेटिनम मैंने आपको पढ़ाया था, सारे डेवलप के एलिमेंट्स हैं भाई, वेनेडियम, कॉपर, आयरन, प्लेटिनम, सब जितने भी कैटालिस्ट हम लोग पढ़ते हैं उनमें से 90% कैटालिस्ट जो होते हैं वो डेवलप के एलिमेंट्स ही होते हैं। अब क्वेश्चन मार्क क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन मार्क ये है कि डेवलप के एलिमेंट्स से अच्छे कैटालिस्ट क्यों होते हैं भाई? 3 बहुत बेसिक चीज होती है डेवलप के एलिमेंट्स में, कि करने को आया है 3 मार्क्स में करने को था, उसमें पूछा गया था कि डेवलप के एलिमेंट्स गुड कैटालिस्ट क्यों होते हैं, फाइन कैटालिस्ट क्यों होते हैं, तो उसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे। पहली बात तो ये था, इनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेशन पॉसिबिलिटी अदर एलिमेंट्स की कंपेयर में ज्यादा होती है। डेवलप के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेशन की पॉसिबिलिटी क्या होती है? अदर एलिमेंट्स की कंपेयर में ज्यादा होती है। भाई कैसे ज्यादा होती है? ये हम लोग पढ़ के आए हैं अभी कि ये जो इनका सेल होता है, ये आउटर सेल से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं और पेनिट्रेंट सेल से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर 2 सेल एक्टिवेट होंगे ना, तो 2 सेल एक्टिवेशन से इंपैक्ट क्या पड़ेगी? 2 सेल एक्टिवेशन से इंपैक्ट ये पड़ेगी कि हमारे पास जो सेल्स है ना, उस सेल्स में नंबर्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और जब नंबर्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा भाई? एक्टिव सेंटर बढ़ जाएंगे। एक्टिव सेंटर बढ़ जाएंगे तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो पहली बात क्या हो गई? पहली बात 2 सेल एक्टिवेशन होता है। दूसरी बात, इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या होती है? अदर एलिमेंट्स की कंपेयर में ज्यादा होती है। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो किसी अच्छे कैटालिस्ट में इन तीनों प्रॉपर्टी का होना कंपलसरी है। एक तो उसके पास नंबर्स ऑफ एक्टिव सेंटर तथा सरफेस एरिया, नंबर्स ऑफ एक्टिव सेंटर और सरफेस एरिया तीनों बहुत ज्यादा होना चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए उसके अंदर? दूसरी बात उसके अंदर होना चाहिए, जो भी एलिमेंट्स आप यूज कर रहे हैं उनमें नंबर्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। उससे क्या होगा? एक्टिव सेंटर बढ़ जाएगा। दूसरी बात आपको बतानी है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी उसके अंदर होनी चाहिए। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होगी तो इसका मीन्स होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली गेन कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर भी कर सकता है। तो मल्टीपर्पज बिहेवियर हो जाएगा उसका। और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी कैटालिस्ट आप यूज कर रहे हैं वो यूनिक भी होना चाहिए। तो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सब कैटालिटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो इसमें कमेंट्स करने को आया एक बार पेपर में, तो आपको 3 रीजन ही बताने पड़ेंगे सबको। पहला क्या बताया मैंने आपको? एक तो इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी कंपेरिजन एस एंड पी ब्लॉक ज्यादा होती है। दूसरी बात मैंने आपको बताई है, इसमें सरफेस एरिया और एक्टिव सेंटर क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। इस वजह से अच्छे कैटालिस्ट हैं। और तीसरी बात आपको बतानी है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आप पढ़ रहे हैं उनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी नॉर्मली ज्यादा होती है। इस वजह से क्या होते हैं? अच्छे कैटालिस्ट होते हैं। बात समझ आ गया आपको?